हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 25 से 27 जून 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पुष्पक प्रक्षेपण यान, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, WTT कंटेंडर प्रतियोगिता, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और इसके अतिरिक्त भी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जून मंथ का सेकंड लास्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV, इस यान का नाम है पुष्पक, इसके तीसरे और अंतिम लैंडिंग परीक्षण को किस स्थान पर आयोजित किया है? ठीक है, स्थान बताना है। श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, चित्रदुर्ग और चेन्नई। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये परीक्षण चित्रदुर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये चित्रदुर्ग कहाँ पे है? ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में है और चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ये परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण की जो तिथि है वो है 23 जून, ये 23 जून को ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इस परीक्षण के दौरान जो RLV जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लेक्स 03 है, इसने स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का जो ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेसिटी है उसका इसने पुनः प्रदर्शन किया है। ये लगातार इसका तीसरा सफल परीक्षण है। परीक्षण के लिए इस पुष्पक विमान को चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था और प्रक्षेपण के बाद छोड़ने के बाद इस पुष्पक ने स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक वे से रनवे पर सटीक क्षैतिज लैंडिंग की है। ठीक है, यूसीएन ने अपनी लाल सूची या रेड लिस्ट में आइबेरियन लिंक्स की स्थिति को किस श्रेणी में बदल दिया है? विलुप्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित और लुप्त प्राय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये आइबेरियन लिंक्स जो है ये IUCN ने अपनी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय सूची से हटाकर संकटग्रस्त सूची में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले ये लुप्त प्राय में था और ये अब जो है वो संकटग्रस्त में आ गया है। ये जो लिंक्स है ये मुख्यतः स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। ठीक है, जो कैट फैमिली है, फेलाइन फैमिली है, उससे ये आता है और ये माना जाता है कि उसका सबसे खतरनाक जो है वो जंतु है। और इसकी आबादी वर्ष 2001 में मात्र 62 रह गई थी, जो 2022 में बढ़ के करीब 648 हो गई है। कंजर्वेशन किया है, उसके कारण ही ये सफलता जो है हासिल हुई है और इसीलिए इसकी ग्रेडिंग जो है वो लुप्त प्राय से संकटग्रस्त में कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर लाल सिर वाले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये एशियन किंग वल्चर का जो पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ये जो है वो स्थापित किया गया है। ये लगभग बनकर तैयार है और ये विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए केंद्र है। ठीक है, ये जो वल्चर है ये 2007 से ही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रेड लिस्ट में जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में ये क्या है जो है वो स्थित है। ठीक है, और इसको जो मेन खतरे हैं वो इसका क्या है? निवास स्थान का नुकसान है और घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनेक के अत्यधिक उपयोग के खतरे के कारण ये जो है वो काफी कम हो गई थी इसकी संख्या, ये विलुप्त होने की कगार पर था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है डाइक्लोफेनॉक। ठीक है, ये जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। और इस केंद्र का नाम क्या है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र इस केंद्र का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, चीन और फ्रांस द्वारा सबसे दूर के तारों में होने वाले विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 3B, लॉन्ग मार्च 2C, लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 4C। इसका सही जवाब ऑप्शन बी,
ये चीन और फ्रांस ने मिलकर लॉन्ग मार्च 2C विमान से जो है एक जो है उपग्रह लॉन्च किया है, या रॉकेट से एक उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका कार्य क्या होगा, जो सबसे दूर के तारे हैं उनमें होने वाले विस्फोटों का अध्ययन करना है। ये लॉन्चिंग जो है 22 जून को सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्चिंग हुई है, और इस मिशन का नाम स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर जो है वो इस मिशन का नाम है। और इस मिशन में जो उपग्रह है उसमें 4 उपकरण लगे हैं, 2 फ्रांसीसी हैं और 2 चीन है। दोनों देशों का क्या है, ये संयुक्त मिशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इस्लामिक देश की संसद ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब और मंगोलिया। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये ताजिकिस्तान देश की संसद ने अभी एक जो है वो कानून पारित किया हुआ है, जिसके तहत इन्होंने जो है हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया है। ठीक है। और वैसे जो ताजिक सरकार है उसने करीब 2007 से ही हिजाब हटाना क्या किया हुआ था, शुरू किया हुआ था। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्रालय वहां का, उन्होंने छात्रों के लिए इस्लामी पोशाक और पश्चिमी शैली की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। छात्र छात्राओं पर दोनों पर जो है वो ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये मैप लगा हुआ है यहाँ पे। ये पाकिस्तान है, यहाँ चाइना, और ये रहा ताजिकिस्तान। ऊपर किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और नीचे अफगानिस्तान। तो मैप में आप पोजीशन इसकी समझ गए होंगे। इसके अलावा ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय ड्रेस को बढ़ावा, जो उनकी नेशनल जो उनकी ड्रेस है उसको बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन शुरू किया। साल 2018 में इन्होंने द गाइड बुक ऑफ रिकमेंडेड आउटफिट्स इन ताजिकिस्तान, ये जो है एक पुस्तक इन्होंने लॉन्च की। ठीक है। और जिसमें बताया कि देश की महिलाओं और पुरुषों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उन्हीं में से जो है एक उनका जो अटायर है, जो उनके द्वारा सजेस्टेड है, उसकी एक फोटो हमने लगाई है जो प्रतीकात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया का आवंटन कितना बढ़ा दिया है? 3 लाख टन प्रति वर्ष से 5.5, 4.5 लाख से 6.5 लाख टन, 5.5 लाख टन से 7.5 लाख टन, और 6.5 लाख टन प्रति वर्ष से 8.5 लाख टन प्रति वर्ष। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये सरकार ने जो हरित अमोनिया है उसका आवंटन 5.5 लाख टन प्रति वर्ष से मतलब बढ़ाकर 7.5 लाख टन प्रति वर्ष कर दिया है। ठीक है। और ये जो हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है, वर्ष 2030 तक भारत में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हासिल करना है। इतनी क्षमता जो है इनको हासिल करना है। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करना और जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल है उसके आयात पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये पहला पायलट प्रोजेक्ट भूमिगत कोयला गैसीकरण का जो है वो झारखंड और झारखंड के जामताड़ा जिले में जो कस्ता कोयला ब्लॉक है उस कोयला ब्लॉक में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है। ठीक है। और जो ये गैसें बनेंगी, इन गैसों के क्या है, व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग है। यूज इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनका बहुत यूज है, जिनमें सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक और विस्फोटकों के लिए रासायनिक फीड स्टॉक का उत्पादन शामिल है। ठीक है। तो इस तरह से कोयले से आप क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनका निर्माण किया जाएगा और उनको उच्च दामों पर क्या किया जाएगा, उनका क्रय विक्रय किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? जयपुर, अहमदाबाद, श्रीनगर और
लखनऊ। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का, उसके उसे क्या किया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला हुआ है। और इस टैग के द्वारा जो राज्य का हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। इससे मान्यता प्राप्त होने के बाद जो ये कारीगर हैं हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं तक क्या हो जाएगी, पहुंच हो जाएगी, उनको रीच मिल जाएगी। ठीक है। बाकी जो ये विश्व शिल्प परिषद है, WCC, ये वैश्विक शिल्प कौशल और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, प्रचार और उन्नति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन या इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसके द्वारा ये टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, सुतीर्थ मुखर्जी और अर्चना। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला। इन्होंने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप में महिला एकल या वुमेन सिंगल का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ये प्रतियोगिता जो है वो 19 से 23 जून तक लागोस नाइजीरिया में आयोजित हुई, जिसमें श्रीजा अकुला ने चीन की डिंग यीजी को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। और ये एकल खिताब जीतने वाली इस प्रतियोगिता में पहली भारतीय पैडलर बनी है। ये आपके जो राइट हैंड पे है, ये श्रीजा अकुला की चित्र लगा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पंकज बंसल, गोविंद जायसवाल, प्रदीप सिंह खरोल और रणदीप गुलेरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये NTA के नए महानिदेशक जो हैं वो प्रदीप सिंह खरोला जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे वो NTA की द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई और जिनमें पेपर लीक की जिस तरह से घटना हुई, काफी विवाद हुआ और उसके बाद ये एक्शन होकर के उनकी जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को NTA का महानिदेशक बनाया गया है। ये खरोला जी जो हैं वो 85 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये इसके साथ ही भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी। ठीक है। बात करें NTA की, तो इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी और ये शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी, एक ऑटोनॉमस एजेंसी जो है ये NTA है, जिसका जो जिम्मेदारी है परीक्षाओं को आयोजित करवाना। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? गोविंद जायसवाल, BJ राव, के राम मूर्ति, के राधा कृष्णन। इसका सही जवाब ऑप्शन जो डी है, ये के राधा कृष्णन जी हैं। इनकी अध्यक्षता में एक जो है वो पैनल गठित किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। ये जो के राधा कृष्णन जी हैं ये इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। ठीक है। और ये इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति का गठन परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य पूरे करने के लिए जो है वो किया गया है। और ये समिति परीक्षा प्रक्रिया, NTA की संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार पर अपनी क्या करेगा, सिफारिशें देगा। और इसको सिफारिशें देने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जून, 23 जून, 25 जून और 28 जून। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है वो है वैश्विक चुनौतियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, एक सार्वजनिक क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य। ये इसका जो है वो विषय है। और ये दिन सामुदायिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने में सार्वजनिक सेवा की भूमिका का अनुस्मारकीय रिमाइंडर है। ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम चीजों को आपके और उपयोगी बना सकते हैं, ओरिएंटेड बना सकते हैं। ठीक है। तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए